नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ आयतुल्लाह अली खामेनेई के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने भारत के बारे में ऐसी दो क्या बात बोल दी है जिससे भारत के लोग सोचने पर मजबूर हो गए। और वो कहना है उसका कि भारत मुसलमानों का दुश्मन है, और दूसरा कि भारत में ही रह करके, भारत देश में ही रह करके मुसलमान कष्ट झेल रहे हैं। उसी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये मामला क्या है, कैसे क्या है, अच्छा से सरल हिंदी भाषा में समझेंगे और समझ करके जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो वीडियो क्लिप को देखिए। इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी उम्मा के रूप में हमारी साझा पहचान के संबंध में उदासीन बनाने की कोशिश की है। यदि हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ही पोस्ट में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस सप्ताह भारत के संबंध में दो जोरदार दावे किए हैं। पहला यह कि भारत इस्लाम का दुश्मन है, और दूसरा देश में मुसलमान कष्ट सह रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक संपन्न स्थिर लोकतंत्र भारत को म्यांमार और गाजा जैसे युद्धग्रस्त देशों की श्रेणी में रखकर सबसे हास्यास्पद तुलना भी की है। यह पहली बार नहीं है जब किसी ईरानी नेता ने मुसलमानों के साथ व्यवहार को लेकर भारत की आलोचना की है। 2019 में भारत द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद खामेनेई ने इस कदम की निंदा की और क्षेत्र में मुस्लिम आबादी के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों के बाद भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, जहां पुलिस जांच में भारत की राजधानी में हिंसा भड़काने की एक व्यापक इस्लामी साजिश का खुलासा हुआ था। लेकिन खामेनेई ने इसके लिए चरमपंथी हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के अवसर पर की गई इस वर्ष टिप्पणी भारतीय मुसलमानों की दुर्दशा के संबंध में उसी तरह के आह्वान को प्रतिध्वनि करती है जो खामेनेई ने 2018 में किया था। इस बीच भारत ने खामेनेई की टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा की और उन्हें गलत जानकारी वाला और अस्वीकार बताया है। भारत ने ईरान से भी आग्रह किया है कि वह भारत पर टिप्पणी करने से पहले अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर विचार करे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ही ईरान में 400 से अधिक लोगों को फांसी दी गई, जिनमें लगभग 15 महिलाएं भी शामिल है। देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि इन मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लोगों पर हिजाब न पहनने या नशीली दवाओं का सेवन करने जैसे छोटे मोटे अपराधों का आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि नाबालिगों को इसी भाग्य का सामना करना पड़ा है। पिछले साल हत्या के आरोप में 16 वर्षीय एक लड़के को फांसी दे दी गई थी। विडंबना यह है कि जिस दिन खामेनेई ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर भारत पर आरोप लगाते हुए ये टिप्पणी की, उसी दिन ईरान में लोग पुलिस हिरासत में महसा आमिनी की मौत की दूसरी बरसी मना रहे थे। कई लड़कियों और युवाओं महिलाओं ने जियान आज़ादी, महिला जीवन, स्वतंत्रता का नारा लगाया और 2022 में आमिनी की दुखद मौत को चिन्हित करने के लिए सोमवार को भूख हड़ताल पर चली गई, क्योंकि उन्हें ईरान की नैतिकता पुलिस द्वारा कपड़े न पहनने के कारण क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया था। एक हिजाब इस घटना ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की लहर पैदा कर दी। कई लोग राज्य के दमन के विरोध में आवाज उठाने और शासन के प्रति
असंतोष व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। दिलचस्प बात यह है कि जहां ईरान में लोग दमनकारी राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं कश्मीरी मुसलमान जिनके मुद्दे की खमेनेई ने हाल के वर्षों में वकालत की, नए अवसरों के उभरने के साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आनंद ले रहे हैं। वास्तव में कश्मीर इस महीने से शुरू होने वाली एक बड़ी चुनावी कवायद का गवाह बनने जा रहा है, जिनमें 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 219 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी चुनावों में मतदान करने के लिए 2.3 मिलियन से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 1,50,000 पहली बार मतदाता है। ईरान के विपरीत, जहां महिलाएं देश की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी आवाज सुनने के लिए संघर्ष कर रही है, कश्मीर में 1.1 मिलियन से अधिक महिला मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेगी। इसके अलावा 2014 में पिछले चुनाव की तुलना में महिला उम्मीदवारों की संख्या में 57% की वृद्धि हुई। कश्मीर में जीवंत लोकतांत्रिक परिदृश्य को देखते हुए कोई भी खमेनेई को आसानी से बता सकता है कि भारतीय मुसलमानों को ईरानी मुसलमानों की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अपने जीवन काल में सपना देख सकते हैं, इस बात से अवगत होने के बावजूद कि भारत मुसलमानों सहित अपने अल्पसंख्यकों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। किसी ईरानी नेता से यह उम्मीद करना मुश्किल है कि वह इसे राजनीति का विषय नहीं बनाएगा। आखिरकार ईरान अरब जगत के साथ इस बात पर वर्चस्व की लड़ाई में उलझा हुआ है कि इस्लामी समुदाय का सच्चा नेता कौन। साथ ही इस्लामिक देशों को यह संकेत ईरानी नेताओं को फिलिस्तीनियों, रोहिंग्याओं और कश्मीरी मुसलमानों की दुर्दशा को बार बार उठाने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी इसमें खामेनेई पाखंडी के रूप में सामने आते हैं। यदि उन्हें वास्तव में मुसलमानों की दुर्दशा की परवाह है, तो वह पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के उत्पीड़न या चीन के शिनजियांग प्रांत में उइघुर मुसलमानों के राज के नेतृत्व वाले दमन पर भी ध्यान देंगे। सच्ची चिंता उन्हें भारत की आलोचना करने के बजाय धन्यवाद देने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि ईरान के बाहर शिया मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह यकीनन भारत है। कश्मीरी मुसलमानों के साथ मेरी बातचीत में, जिनमें से अधिकांश शिया है, मुझे अक्सर बताया गया कि वे अतीत में आज़ादी या पाकिस्तान के साथ विलय की संभावना से कैसे डरते थे, क्योंकि यह भारतीय राज ही था जिसने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की थी। ईरान भारत के लिए एक मित्रवत देश है और पश्चिम एशिया में देश की राजनीतिक पहुंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले दशक में अरब जगत और इसराइल के साथ संबंध मजबूत करने के बावजूद वर्तमान मोदी सरकार ने ईरान के साथ पहले दर्जे के संबंध बनाए रखने के लिए काम किया है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया और उस आगे यूरेशिया तक कनेक्टिविटी सुरक्षित करने की भारत की इच्छा है। भारत ने बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण भारत गलियारे के हिस्से के रूप में भी तैनात किया है, जो ईरान को पश्चिम द्वारा अपने आर्थिक अलगाव को कम करने में मदद कर सकता है। फिर भी ईरान ने मुसलमानों के साथ व्यवहार के संबंध में निराधार आरोपों के आधार पर भारत की आलोचना करने का विकल्प चुना है। क्षेत्र में विशेषकर इजरायल और उसके सहयोगियों के साथ ईरान की वर्तमान कठिनाइयों को देखते हुए शायद यह इस समय की गर्माहट प्रतिक्रिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह और हमास सहित ईरानी प्रतिनिधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज
कर दी है, जिससे ईरान परेशान हो सकता है। हाल ही में भारत में एक वर्ग ने देश के इजरायल को हथियारों के निर्यात की भी आलोचना की, जिसका उपयोग संघर्ष में किया जा रहा है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह भारत द्वारा इजरायल के हथियारों की आपूर्ति का बदला लेने का ईरान का तरीका हो सकता है, लेकिन फिर यह उचित नहीं है क्योंकि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा और केवल एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार बनाने के अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ा रहा है। जहां तक ईरान द्वारा उमा के संबंध में बार-बार कहे जाने का सवाल है, तो भारत जैसे बहुवादी देश के साथ ऐसी चिंताएं उठाना अनुचित है। भारत कई धर्मों का घर है और अपने संविधान के माध्यम से समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारतीय मुसलमान अन्य सभी नागरिकों की तरह दमन से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने के हकदार है, लेकिन यह भारत का संवैधानिक ढांचा है जो इस पर मध्यस्थता करने के लिए सबसे उपयुक्त है, ना कि कोई बाहरी देश। तो देखें किस प्रकार से उसके बारे में बातें हुई है और उन्होंने कैसे बोले हैं कि भारत जो है मुसलमान का दुश्मन है और देश में ही रह करके मुसलमान कष्ट झेल रहे हैं और कई प्रकार की बातें हुई है जिसमें कि वो मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सच में क्या भारत मुसलमान का दुश्मन है या क्या मुसलमान जो भारतीय नागरिक है वो सब कष्ट झेल रहे हैं? नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं, लेकिन दूसरे देश के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और वही सबको पता है कि कौन सा देश में मुसलमान कष्ट झेल रहा है, क्या कर रहा है, अब भूखमरी से मर रहा है। ये सभी बातें सबको पता है, पूरे दुनिया पूरे विश्व को ये सब बातें पता है। तो इसमें मतलब कमेंट करने वाली बात ही नहीं। तो ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।